विधायक दल का नेता कौन होगा। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच शिंदे, जरा महाराष्ट्र की राजनीति आपसे फिर से समझना चाहता हूं, उसका असर यहां दिल्ली पर कितना पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं अभी भी, और इसीलिए लेट जो भी हो रहा है, देरी हो रही है, इसी कारण कह रहे हैं लोग। क्या इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? क्या यहां से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कुछ और चेंजेस हम देखेंगे? क्या यहां पर महाराष्ट्र का असर दिल्ली पर होते हुए हम देखेंगे? क्या कुछ देखा जाए? सही बात शुरू करते हैं जी। और एकनाथ शिंदे का जहां तक सवाल है, उनकी जो इस वक्त हालत है, वे जिस दशा में है, उनका गला फिर से खराब हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें फिर आराम की सलाह दी है। आज प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है, तो इस वक्त एकनाथ शिंदे की दशा है उस पर बिल्कुल मौजू है। न आस टूटी न आंखों से इंतजार गया, न आस टूटी न आंखों से इंतजार गया, एक एतबार पे मैं एक उम्र हार गया। वाह। एकनाथ शिंदे ने जिस बीजेपी पर एतबार किया, आज की तारीख में वे एक उम्र हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले उनकी आस न टूटी हो, उनकी आंखों का इंतजार न गया हो, लेकिन अब यह तय हो गया है कि 4 दिसंबर को जो बैठक होगी महायुति की, उसमें पर्ची में से कोई और नाम निकलेगा। वो देवेंद्र फडणवीस का भी हो सकता है, कोई और भजनलाल, विष्णु साय या डॉक्टर मोहन यादव जैसा नाम भी हो सकता है जी। क्योंकि मोदी शाह की जो टोपी है उसमें से कब कौन सा कबूतर, किस रंग का कबूतर निकले, कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में जो इस पूरे खेल में जो लूजर है, जो घाटा उठाने वाले व्यक्ति हैं, वो एकनाथ शिंदे है। अगर वे उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करते हैं किसी और के मातहत, तो ये उनकी पूरी राजनीति पर सवालिया निशान लगा देगा। जो वे दावा कर रहे हैं कि वे 2.5 साल से आम आदमी के मुख्यमंत्री थे और आम आदमी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन 2 खास आदमी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते, वे दिल्ली में बैठे हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति का दिल्ली पर क्या असर हो रहा है, ये सवाल बेहद जरूरी है और सामयिक है। जी। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो एक आपने शेर अर्ज किया था, आपके लिए हमारे साथी हैं असलम चिश्ती जी, उन्होंने वसीम बरेलवी साहब का एक शेर और अर्ज किया है, और बहुत सुना है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी सुना दे रहा हूं कि मैं एतबार न करता तो और क्या करता। आपने कई बार बताया भी है, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, बड़े सलीके से। जी। तो ये साथ साथ है, पैरेलली है, इसलिए मैं सोचा कि अभी चूंकि मौजू है बता दूं, सुना दूं। जी। शुक्रिया असलम चिश्ती साहब, बहुत ही आपने मौजू शेर हमारे सामने रखा है, और ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो जिस अदा से झूठ बोलते हैं, आम जनता भी एतबार कर लेती है, एकनाथ शिंदे जैसे लोग एतबार कर लेते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। जी। कितने सारे ऐसे लोग हैं पिछले 10 साल में जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया, जिन पर किया था तकिया, वही पत्ते हवा देने लगे। जी। तो इस वक्त जिन पर इन्हें भरोसा किया था, वे पत्ते ऐसी हवा दे रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, 5 तारीख को शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम अगर एकनाथ शिंदे नहीं होगा, तो एकनाथ शिंदे का क्या हाल होने वाला है। अब महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, उस पर दिल्ली के असर की बात अधूरी रह गई थी असलम चिश्ती साहब के शेर की वजह से। देखिए, पूरे देश में यह संदेश तो जा ही रहा, हम और आपकी बात नहीं है, आम लोग भी ये देख रहे हैं कि 10 दिन तक मोदी शाह जैसे सर्वशक्तिमान लोग इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। वे एक बार में ये नहीं कह पा रहे कि मिस्टर एक्स हमारी तरफ से होंगे, आपको मानना हो न मानना हो आपकी बला से। तो दिल्ली का रसूख भी इसमें कम हो रहा है, उनका इकबाल जाता रहा है इस पूरे मामले में। इतनी देर तो कांग्रेस या और दूसरे गठबंधन को नहीं लगती, अगर वहां सचमुच में कोई इस तरह का गठबंधन चुनाव जीतता या बहुमत के करीब उनकी सीटें होती। झारखंड में कितनी देर लगी, हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली, कामकाज शुरू कर चुके हैं। संवैधानिक संकट कितना बड़ा है, ये पॉलिसी पैरालिसिस है कि एक राज्य, मैंने परसों भी कहा था, सरकार विहीन है, कोई सरकार नहीं आज की तारीख। संविधान का अनुच्छेद 174
मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 174 या 173 विधानसभाओं के कार्यकाल को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि जिस दिन पिछली विधानसभा का कार्यकाल, निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके बाद कोई शून्यकाल नहीं रह सकता। इस तरह से वैक्यूम नहीं रह सकता किसी राज्य में। या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार गठित होगी, या तो विधानसभा ही नहीं बैठी अभी तक। मुख्यमंत्री और सरकार की शपथ तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लग रहा है इसका नुकसान भी बीजेपी को, मोदी शाह को दिखाई दे रहा है। लेकिन संसद की बात करते हैं। अभी शकील साहब ने बड़े विस्तार से बताया, कामराज योजना की बात उन्होंने कही। कामराज योजना में अकेले मोरारजी देसाई का इस्तीफा नहीं हुआ था। कामराज योजना में उस वक्त के पूरे देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी, केरल वेरल को छोड़कर। सभी मुख्यमंत्रियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे रखवा लिए गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार दे दिया गया था कि अब आप जिसको चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दें, जिसे चाहे केंद्र में मंत्री बनाएं, जिसे चाहे उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दें। कांग्रेस को अगर फीनिक्स की तरह अपनी राख में से फिर से जन्म लेना है तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी को पुनर्जीवित करना है तो सर्जरी करना पड़ेगी जी। अब हरियाणा, महाराष्ट्र या बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कुछ हुआ, राजस्थान में जो होता रहा, पंजाब में जो होता रहा, कांग्रेस के पास अब इतनी मोहलत नहीं है कि वे सब गतिविधियां वो फिर से बर्दाश्त कर सके। आज शकील साहब ने बड़े विस्तार से एक आलेख लिखा है, उसका भाव भी यही है कि जो कमियां बता दी हैं तो अब सर्जरी कौन करेगा? डॉक्टर भी तो आप ही हैं, आप ही ने तो डायग्नोस किया है बीमारी के। अपने ही अखबार में वो आलेख है, देशबंधु अपने ही अखबार में देशबंधु में है जी। तो शकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने डायग्नोसिस तो कर दी है कि यहां शरीर में नासूर है, तो नश्तर कौन चलाएगा जी? ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही करना है। उसके लिए कोई विदेश से डॉक्टर तो नहीं आएगा, दूसरी पार्टी का कोई पदाधिकारी तो नहीं करने वाला। तो ये संक्रमण काल है कांग्रेस के लिए भी, हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी। संसद में जो कुछ हो रहा है उसमें अंतिम बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि शकील साहब ने कहा कि गतिरोध सरकार पैदा कर रही है। ये वे लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। जब ये विपक्ष में होते थे तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के कालजयी वाक्य हैं कि सरकार, सदन का बिजनेस चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष का तो काम ही है रोकना। और आज वे लोग सरकार में बैठे हैं तो जो काम विपक्ष में करते थे वो सरकार में बैठकर भी कर रहे हैं। सदन का कामकाज नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी देश देख रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। तो सदन से, यानी यहां संसद से लेकर उधर विधानसभा तक जो कुछ चल रहा